नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सक्सेना आज आपके सामने एक ऐसी अनोखी शर्त के बारे में बात करूंगा जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किसी को मृत्युदंड किस प्रकार दिया जाए। कैसा मृत्युदंड दिया जाए, उसे डायरेक्ट शूट कर दिया जाए या फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, किसी बंद कोठरी में बंद कर दिया जाए, उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए। एक अनोखी शर्त। आ, एक स्टोरी है द बेट। इस शर्त के बारे में हम पढ़ते हैं और स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। पतझड़ की एक काली रात थी। ओल्ड बैंकर अपनी स्टडी के एक कोने से दूसरी कोने तक बेसब्री से चक्कर काट रहा था। उसके माइंड में उस पार्टी की यादें घूम रही थीं जो उसने आज से 15 साल पहले दी थी। उस पार्टी में एक से बढ़कर एक क्लेवर लोग आए थे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही थीं और टॉपिक से अलावा कैपिटल पनिशमेंट पर भी डिस्कशन चल रहा था। गेस्ट में कुछ स्कॉलर्स स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट भी शामिल थे। पार्टी में मौजूद ज़्यादातर लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट को डिसअप्रूव किया था, क्योंकि कई सारे लोगों को ये लगता था कैपिटल पनिशमेंट सज़ा देने का एक बेहद आउटडेटेड तरीका हो गया है, जो कि क्रिश्चियन स्टेट में अनफिट और इमोरल है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना था और कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। एक होस्ट ने कहा, मेरे हिसाब से ना तो कैपिटल पनिशमेंट और ना ही लाइफ इम्प्रिजमेंट, बल्कि अगर कोई जज करे और खुद के एक्सपीरियंस से ये मेरा ओपिनियन है कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट से ज़्यादा मोरल और ह्यूमन तरीका है, क्योंकि एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन में तो इंसान तुरंत मर जाता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट में घुट घुट कर मरने पर मजबूर होता है। तो ज़्यादा ह्यूमन एग्जीक्यूशनर कौन हुआ, जो आपको एक झटके में मार दे, या वो जो तड़पा तड़पा कर आपकी जान ले ले, वो भी सालों तक? दोनों ही तरीके एक जैसे ही हैं, इमोरल हैं। और एक गेस्ट बोला, क्यों? क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, इंसान की जान ही तो लेना है। इंसान की जान लेना कोई स्टेट स्टेट कोई गॉड तो नहीं है जो जान लेता फिरे। और ये चीज वो जो दे नहीं सकता वो ले कैसे सकता है? इस ग्रुप में एक 25 साल का यंग लॉयर भी था। जब उसका ओपिनियन पूछा गया तो बोला, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट दोनों ही इमोरल हैं, लेकिन अगर मुझे किसी में से एक को चूज करना पड़े तो सर्टेनली मैं सेकंड वाला चूज करूंगा, क्योंकि जिंदा रहना मर जाने से लाख गुना बेहतर है। वहाँ टॉपिक जो चल रहा था वो लाइवली डिस्कशन की तरफ चल पड़ा। बैंकर, जो तब यंग और ज़्यादा नर्वस था, अचानक उसने अपना टेम्पर खो दिया। जोर से टेबल पर मुक्का मारते हुए वो यंग लॉयर की तरफ मुड़ा और उस पर चिल्लाया, ये सब झूठ है। मैं तुमसे 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ कि तुम जेल में मुश्किल से 5 साल भी नहीं टिकोगे। अगर बात इतनी सीरियस है तो मैं भी शर्त लगाता हूँ कि मैं 5 साल नहीं बल्कि 15 साल जेल में गुजार सकता हूँ। 15 साल? ओके, डन। बैंकर जोर से बोला, जेंटलमैन, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ। मैं एग्री हूँ। तुम 2 मिलियन दांव पर लगा रहे हो और मैं अपनी फ्रीडम, लॉयर ने कहा। और इस तरह बहस की गर्मा गर्मी में एक बेसिर पैर की बेट यानी शर्त लग गई। वो बिगड़ा और बदमिजाज बैंकर, जिसके पास उस टाइम कई मिलियन डॉलर थे, खुशी से बैठ गया और सफ़र के टाइम में, उस समय के टाइम में, वो मजाक के मूड में लॉयर से बोला वो लॉयर से बोला, यंग मैन, 2 मिलियन डॉलर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी पूरी लाइफ के 3-4 बेस्ट ईयर बर्बाद हो जाएंगे। और हाँ, मैं 3-4 साल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम टिक भी नहीं पाओगे। और ये मत भूलो, दुखी आदमी की वॉलेंट्री एनफोर्स्ड इम्प्रिजमेंट से कहीं ज़्यादा भारी होती है। तुम कभी भी खुद को जेल से आज़ाद कर सकते हो, ये आइडिया तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। मुझे तो तुम पर तरस आता है। और फिर से वही पुरानी यादें ताज़ी हो गई थीं। अपने स्टडी रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटते हुए उस बैंकर को सारी बातें याद आने लगीं। और फिर उसने खुद से पूछा, क्यों मैंने वो शर्त लगाई? मुझे क्या मिला?
उस बेचारे लॉयर ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल खो दिए और मैंने $2 मिलियन। इससे क्या ये प्रूव हो सकेगा कि कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजमेंट से बेहतर है या बुरी है? नहीं, कभी भी नहीं। ये सब एक बकवास है। मेरे जैसे अमीर आदमी के लिए बस ये टाइम पास था और उस लॉयर को पैसों का लालच था, बस, और कुछ भी नहीं। एक बार फिर वो बीती याद बातों में खो गया। उसे याद आया कि उस शाम पार्टी में क्या हुआ था। ये डिसाइड किया गया कि लॉयर बैंकर के घर के गार्डन में विंग स्टिक ऑब्जर्वेशन में रहेगा। जेल की टाइम पीरियड के दौरान उसे किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा, ना ही वो किसी से बात कर सकेगा। उसे न्यूज़पेपर और लेटर्स भी नहीं दिए जाएंगे। बस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, लेटर लिखने, वाइन पीने और स्मोक करने की परमिशन मिलेगी। और एग्रीमेंट के हिसाब से सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी इशारों से ही बात करनी पड़ेगी। और वो भी कोठरी में एक छोटी सी विंडो बनाई जाएगी ताकि बाहर की दुनिया वो देख सके। और उसे जो भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए हो, बुक्स और वाइन के वगैरह, बुक्स, वाइन और वगैरह वगैरह, जो विंडो के थ्रू नोट्स भेजकर वो मंगवा सकता है। एग्रीमेंट के हिसाब से हर मिनट की डिटेल्स रखी जाएंगी ताकि उस पर कड़ी नज़र रखी जा सके। और उस लॉयर को 14 नवंबर 1970 एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1985 एग्जैक्ट 12 बजे तक नज़रबंद रहना था। और इस बेट में ये भी कंडीशन थी, अगर वो इस टाइम पीरियड में कैद से सिर्फ 2 मिनट पहले भी बाहर निकला तो बैंकर उसे 2 मिलियन नहीं देगा। और उस लायर को के शॉर्ट नोट से ये पता चलता था कि अपने इम्प्रिजमेंट के फर्स्ट ईयर में उसे बहुत ज़्यादा बोरियत और लोनलीनेस यानी अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। सबसे बड़ी उसके विंग से रात दिन पियानो की आवाज़ें आती थी। उसने वाइन और टोबैको भी नहीं ली। उसने लिखा था, वाइन डिजायर्स जगाती है और डिजायर्स एक प्रिजनर की सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात है कि अकेले बैठकर बढ़िया वाइन पीना बहुत बोरिंग लगता है और टोबैको की बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले साल में लॉयर को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की बुक्स प्रोवाइड कराई गई थी। और फिर फिफ्थ ईयर में म्यूजिक फिर से चालू हो गया और प्रिजनर वाइन भी डिमांड करता था। जो लोग उस पर नज़र रखे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने खाया पिया और बेड पर पड़ा रहा। वो दवाइयाँ लेता रहा और गुस्से से खुद से ही बड़बड़ करता रहा। उसने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया, कभी रात में उठकर लिखने के लिए बैठ जाता था, कभी पढ़ने के लिए बैठ जाता था। कई बार वो खूब देर तक लिखता रहा लेकिन मॉर्निंग में सब फाड़ देता था और कई बार उसके रोने की आवाज़ें आती थी। फिर 6th ईयर में सेकेंड हाफ आते आते प्रिजनर ने खूब दिल लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया और उसने उसने कई सारी लैंग्वेज की फिलोसॉफी और हिस्ट्री भी पढ़ने लगा। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने में वो इतनी बुरी तरह डूब गया कि बैंकर के पास उसे देने के लिए बुक्स कम पड़ गई थी। और उसकी रिक्वेस्ट थी और उसकी रिक्वेस्ट पर 4 साल के टाइम में ही उसे 600 वॉल्यूम प्रोवाइड कराई गई। अभी उसका ये पैनल चल ही रहा था कि बैंकर को प्रिजनर से एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, माय डियर गैलर, ये साइंस की 6 लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। ये जो लाइंस हैं ये 6 लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तुम इन्हें एक्सपर्ट को दिखाना और अगर इनमें कोई भी एक मिस्टेक मिलती है तो प्लीज़ मुझे गार्डन में एक फायर कर देना अगर इसमें मिस्टेक ना मिले तो, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैंने मेहनत इन लैंग्वेज पर की है वो मेरी मेहनत पानी में नहीं गई। हर एज और हर कंट्री के जीनियस डिफरेंस लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन सबके अंदर वही सेम फ्लेम जलती है। वो काश तुम्हें मेरी इस हेवनली हैप्पीनेस का पता चल पाता और अब जो मैं फील करता हूँ। बाद में प्रिजनर की विश पूरी करने के लिए बैंकर ने गार्डन में गन शॉट फायर करने के भी ऑर्डर दिए थे। और फिर 10 साल गुजर गए। अब लॉयर अपनी टेबल पर बैठकर न्यू इंस्टॉलमेंट पढ़ता रहता था। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब सी लगी क्योंकि आदमी 4 साल से 600 वॉल्यूम खर्च कर चुका है, वो एक पतली सी इजी सी बुक पढ़ने में इतना टाइम क्यों गंवा रहा है। अब वो इतनी पतली बुक पढ़ क्यों रहा है और इतना टाइम क्यों लगा रहा है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन थियोलॉजी की बुक्स आ गई थी। उसने कन्फाइनमेंट
के लास्ट सालों में प्रिजनर ने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली थी और धड़ाधड़ एक के बाद एक, और अभी वो नेचुरल साइंस पढ़ रहा था, फिर बायरन या शेक्सपियर, फिर वो नोट्स भेजकर एक साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन की बुक्स, कोई नॉवेल और फिलोसॉफी या थियोलॉजी पर ट्रीटिज मंगवाता था। वो बुक्स पढ़ने में ऐसे बिजी था जैसे किसी समुद्र में गोते खा रहा हो और अपनी लाइफ सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक का सहारा ले रहा हो। बैंकर को ये सब कुछ रह रह कर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी। और एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन भी देने होंगे। अगर मैं पैसे देता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। 15 साल पहले बात दूसरी थी, तब उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन आज वो खुद से पूछने से डरता है कि उसके पास कितना पैसा है या कर्जा कितना है। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेकर, गैम्बलिंग में पैसा लगाकर, अपनी फिजूल खर्ची की वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गया है कि बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे। इसलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे ठप होता गया और फिर वो फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्राउड मैन हुआ करता था। मगर आज सिर्फ वो एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के रह गया था और मार्केट के हर राइज और फॉल से खुद भी हिल जाता था। ये मनहूस शर्त ओल्ड बैंकर अपने आप में बड़बड़ाया और उसने दुखी होकर अपना सिर पकड़ लिया। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बचा खुचा पैसा भी हड़प जाएगा। शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, मजे की लाइफ जिएगा, और मैं एक बगैर की तरह, मैं एक बैगर की तरह देखता रहूंगा और चिढ़ता रहूंगा, और ये इंसान हर रोज मुझे एक ही बात सुनाएगा, आपकी वजह से मुझे लाइफ की हर खुशी मिल गई, इसलिए अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हो गया। अब मैं एक मेरे पास रास्ता बचा है बैंकरप्सी और बेइज्जती से बचने का, और वो ये कि इस आदमी को अब मरना होगा। तभी क्लॉक घड़ी की आवाज़ आई। 3 बज चुके थे और घर में सब गहरी नींद से सो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों के सरसराने की आवाज़ें आ रही थीं। बड़ी खामोशी से उसने अपने सेफ से उस दरवाजे की चाबी निकाली जो 15 सालों से बंद था। उसने चाबी अपनी ओवरकोट के पॉकेट में रखी, घर से बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी, पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा में साए साए करते पेड़ हिल रहे थे। उस डार्क अंधेरी में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिख रहा था, ना तो वाइट स्टैचू, और ना ही गार्डन विंग या पेड़। वो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वॉचमैन को 2 बार उसने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम के चलते शायद वॉचमैन भी किचन या ग्रीन हाउस में जाकर सो चुका था। अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा, ओल्ड मैन ने सोचा, और अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और गार्डन विंग के हॉल में घुस गया। फिर वो एक नैरो पैसेज में घुस गया। उसने मैच बॉक्स निकाला और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहां बगैर किसी बेड क्लॉथ के एक बड़ा सा बेड पड़ा था। एक डार्क कोने में आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूम में खुलने वाले डोर में सील लगी हुई थी। मैन ओल्ड मैन के हाथ में माचिस अब बुझ चुकी थी। टेंशन से कांपते हुए उसने छोटी सी विंडो के अंदर झांक कर देखा। प्रिजनर के रूप में एक कैंडल की फेट सी लाइट फैली हुई थी, जबकि खुद एक टेबल पर बैठा हुआ था। बस उसकी बैक, सर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कारपेट था, एक टेबल थी, 2 चेयर्स थी, कुछ ओपन बुक्स थी इधर उधर फैली पड़ी हुई थी। बैंकर उसे 5 मिनट तक एकटक देखता रहा था, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी हिला नहीं। 15 ईयर्स के कंफाइनमेंट ने उसे चुपचाप एक जगह पर बैठा रहना सिखा दिया था। फिंगर ने बैंकर ने फिंगर से विंडो पर टेप किया, लेकिन प्रिजनर ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब बैंकर ने बड़ी केयरफुली डोर की सेल तोड़ी और लॉक की चाबी घुमाई। जंग लगे लॉक से एक भारी आवाज आई और खट खट करके दरवाजा खुल गया। बैंकर एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाजा खुलते ही लॉयर हैरानी से
रिएक्ट करेगा, खुशी से चीखेगा या पलट कर देखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 मिनट यूं ही गुजर गए। रूम में अभी भी उतना ही सन्नाटा था जितना डोर ओपन होने से पहले था। टेबल के सामने एक आदमी बैठा था, लेकिन किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन से एकदम अलग, खींची हुई स्किन वाला एक स्केलेटन था। बाल औरतों की तरह लंबे और कर्ली, उसकी बेतरतीब दाढ़ी फैली हुई थी। उसके फेस का जो कलर था वो पीला पड़ चुका था। गाल अंदर की तरफ धंसे हुए थे। पीठ एकदम पतली लंबी, दोनों हाथों से उसने अपने बालों को कसकर पकड़ा हुआ था और इतने स्किनी, उसकी हड्डी जैसे दिखते हुए डर भी लग रहा था। कुछ मिलाकर कुल मिलाकर अगर उसके पास कुछ था तो उसका झुर्रीदार फेस ही था। और सिर्फ 40 साल का वो आदमी था। वो टेबल पर सिर झुकाए बैठा था। उसके सामने एक पेपर शीट रखी थी जिस पर स्मॉल हैंड राइटिंग से कुछ लिखा था, पुअर डेविल। बैंकर अपने दिल में कहा, बैंकर ने, बेचारा शायद $1,000,000 के सपने ले रहा है। मुझे बस एक हल्का सा धक्का देकर इसे बेड पर पटखनी देनी है और वहीं इसका काम तमाम हो जाएगा। और फिर एक चुटकी में पिल्लों से इसका गला घोट घोट डालूंगा। लोगों को जरा भी शक नहीं होगा ये नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है। चाहे कितनी भी केयरफुल एग्जामिनेशन हो, किसी को भी सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन पहले पढ़ तो लूँ उसने कागज में लिखा क्या है। बैंकर ने टेबल से वो सीट उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, कल रात ठीक 12 बजे मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। मैं भी कॉमन लोगों की तरह आज़ाद लाइफ जी सकूंगा। लेकिन ये रूम छोड़ने से पहले और सुबह का सूरज देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने पूरे होशो हवास और गॉड की कसम खाकर ये डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे इस फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ और दुनिया की सारी खुशियाँ जो किताबों में बताई गई थी, मुझे इन सब की कोई चाहत नहीं है। 15 सालों तक मैंने दिल लगाकर किताबें पढ़ी हैं, दुनिया की हर खुशी को जिया है। इन किताबों के जरिए मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। मैंने बढ़िया वाइन पी है, गाने गाए हैं, जंगली सुअर और हिरणों का शिकार किया है और जन्नत की हूरों से प्यार किया है। हसीन औरतें रोज मेरे सपनों में आकर मुझे परियों के की मदहोश दुनिया में ले जाती थीं। तुम्हारी इन किताबों के जरिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा हूँ। माउंट ब्लॉक और एल्ब्रुएज पर चढ़कर मैंने वहां से सूरज को उगते देखा है और ढलती हुई शाम देखी है। मैंने उन पहाड़ों और समुद्र को पर्पल गोल्ड कलर में बदलते देखा है। मैंने अपने सर के ऊपर आसमान बादलों के बीच चमकती बिजली देखी है और हरे भरे जंगलों, नदियों, झीलों और शहरों को देखा है। मैंने जलपरियों को गाते हुए सुना है और मुरली की मीठी तान सुनी है। मैंने खूबसूरत डेविल के पंखों को छुआ है। मुझे गॉड बातें बताने आया था। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं जन्नत की गहराई तक पहुंच पाया हूँ। मैंने जादू देखा है। मैंने शहरों को जलाकर खाक कर दिया। मैंने नए नए रिलीजन बनाए और सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली। तुम्हारी बुक्स ने मुझे विजडम दी है। सदियों से जो कुछ इंसान ने जाना समझा है बस मेरी छोटी सी खोपड़ी में कैद है। और मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ। जो भी मैंने इन किताबों से पढ़ा है वो सब मुझे पता है। और मैं तुम्हारी इन किताबों से हर सुख को, हर तमन्ना को, मैंने पढ़कर इन किताबों की दुनिया को मैं ठुकराना चाहता हूँ। ये जो चीज़ें किताबें बताई गई हैं बेमतलब की चीज़ें हैं, आंखों का धोखा है। बस ये दुनिया एक मिराज है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बेशक तुम्हें खुद पे प्राउड होगा, लेकिन अक्लमंद और खूबसूरत होगे। मगर ये मत भूलो, मौत एक दिन तुम्हें मिटा देगी। तुम्हारा नामो निशान नहीं बचेगा और तुम्हारा बीता हुआ कल और आने वाला कल सब मिट जाएगा। तुम्हारी सारी अक्ल और अकड़ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम पागल हो जाने और तुम पागल हो जो तुमने एक गलत रास्ता पकड़ा है। तुमने झूठ को हमेशा सच समझा और बदसूरती को खूबसूरती समझ लिया है। जैसे तुम हैरत में पड़ जाओगे अगर कभी अचानक पेड़ों पे एप्पल और ऑरेंज के बदले छिपकलियां या मेढक उग जाएं और गुलाबों से घोड़े के पसीने की बदबू आने लगे। ठीक
तुम्हें देखकर मैं हैरान हूँ, तुमने हेवन के बदले इस धरती को चुना है। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं तुमको दिखा देना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के पीछे तुम मरते हो, मुझे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं। मैं उन दोनों मिलियंस पर लात मारता हूँ जो कभी मुझे जन्नत का सपना दिखाते थे। मुझे इन पैसों की से नफरत है। इस पर मेरा जो राइट बनता था, आज मैं उसे खुद ही छोड़ रहा हूँ और अपने फिक्स टाइम से 5 मिनट पहले मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, ताकि एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली ही टूट जाए। बैंकर ने ये सब बातों को पढ़ा, पेपर शीट वहीं टेबल पर रख दी और प्रिजनर के माथे पर एक किस किया और फिर रोने लगा। वो विंग के बाहर निकल आया। उसने लाइफ में बड़े बड़े उसने लॉस देखे थे, बड़े बड़े उसने फायदे देखे थे, बड़े बड़े घाटे उसे हुए थे, लेकिन खुद कभी इतना हारा हुआ फील नहीं हुआ जितना कि आज वो हारा हुआ फील कर रहा था। घर जाकर वो बेड पर लेट गया, मगर बेशुमार दर्द उसकी आंखों आंसुओं से झलक रहा था। आंसू टपक रहे थे और वो उन आंसू की वजह से सो नहीं पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा वॉचमैन भागता हुआ आया। उसने बताया कि उसने प्रिजनर को विंडो के रास्ते गार्डन में जाते हुए देखा था। वो गेट तक पहुंचा, वहां जाने के बाद कहाँ गायब हो गया कुछ पता नहीं। अपने सर्वेंट के साथ बैंकर तुरंत बिंग में पहुंचा, देखा तो प्रिजनर वहां से गायब हो चुका था और उसके भाग जाने की खबर बिल्कुल सच थी। बेकार की अफवाहों से बचने के लिए चुपके से वो टेबल पर पड़ा हुआ उसने पेपर उठा लिया और वापस आकर अपने सेफ के लॉकर में बंद कर दिया। आज उसे पता चल गया था कि वो हार गया और वो जो प्रिजनर था वो जीत गया। और किताबों से उसने जो पढ़ा था उसको उसने अपने पर अप्लाई किया। उसको उसने उसने अपने आप ही उन 2 मिलियन पर लात मार दी और वहां से अपनी शर्त तोड़कर चला गया।